नमस्कार, अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले शो की 4 बड़ी खबरें प्रशांत बताएंगे। फिर विवादों में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, अब मीडिया को कहा वेश्या, बीजेपी ने किया किनारा। सरोज सिंह बताएंगी किसानों को बड़ी राहत, 33% नुकसान पर भी मदद मिलेगी, मुआवजे की रकम 50% बढ़ाई। प्राइम टाइम में मराठी फिल्में दिखाने के फरमान पर विवाद। मृत्युंजय सिंह आपको बताएंगे कैसे ट्विटर पर शोभा दे के विरोध करने पर शिवसेना ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। और पंकज झा बताएंगे आम आदमी पार्टी का लोगो डिजाइन करने वाले का भी मोहभंग, लोगों का इस्तेमाल रोकने की मांग। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। यमन के बचाव अभियान को पाकिस्तानी दूतावास में जाने से कम रोमांचक बताने वाले अपने बयान की आलोचना से भड़के जनरल वीके सिंह ने वेश्या से की मीडिया की तुलना। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने जताया एतराज। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने टाइम्स नाउ डिजास्टर हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, दोस्तों आप प्रेस्टिट्यूट से क्या उम्मीद कर सकते हैं। पिछली बार अर्नब ने ई को ओ समझ लिया था। वीके सिंह ने मीडिया के लिए जिस प्रेस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल किया है वो प्रेस और प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या को मिलाकर बनाया गया शब्द है। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन न केवल इसकी जबरदस्त निंदा करता है बल्कि ये अपेक्षा करता है प्राइम मिनिस्टर से कि इस तरह के मिनिस्टर पर लगाम लगाएं। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की फिर फिसली जुबान। यमन में बचाव अभियान को दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास जाने से कम रोमांचक बताया। Difficulty wise, I think the army has trained me for 42 years, so it was easy to coordinate a lot of things. Yes, it is a difficult task because a lot of people have to be brought in. But when you talk of excitement, I think it is looking less exciting than going to Pakistan embassy. जनरल वीके सिंह पिछले महीने पाकिस्तानी दिवस के मौके पर दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास गए थे। बाद में उन्होंने इसे ड्यूटी की मजबूरी बताते हुए ड्यूटी और डिस्कस्ड हैशटैग के साथ कई ट्वीट्स किए थे जिन पर काफी विवाद हुआ था। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ट्विटर पर लिखी राय उनकी निजी राय है जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। टिप्पणी का अर्थ लिखने वाला ही बता सकता है। एक ट्वीट को लेकर किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी रहा कल, ये हम बताना चाहेंगे कि ट्विटर एक पर्सनल फोरम है। उसमें जो कुछ भी ट्वीट किया जाता है और उसका अर्थ क्या होता है ये बड़ा पर्सनल होता है, वो पार्टी फोरम नहीं होता है। जो ट्वीट किया गया, ट्वीट एक व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म होता है, उसका अर्थ क्या होता है वो जो ट्वीट करते हैं वो बेहतर जानते हैं। संबित पात्रा ने यह भी कहा है कि यमन में फंसे भारतीयों को निकालने में सरकार ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है जिसकी सबको खुलकर तारीफ करनी चाहिए। मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले वीके सिंह को कांग्रेस ने मोदी मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी बयान का कड़ा विरोध किया है। ये बहुत ही कंडेमेबल है, बहुत ही शर्मनाक है और नरेंद्र मोदी को ऐसे मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए। जब तक तो आप इनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते रहो तब तक तो आप रिस्पेक्टिट्यूड हो, और जब आप इनकी आलोचना करो तो आप प्रेस्टिट्यूट बन जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री संवेदनशील होते तो प्रधानमंत्री तुरंत इनको बर्खास्त कर देते। मीडिया हम लोगों को भी दर्पण दिखाती है, जनता को भी दर्पण दिखाती है, सरकारों को भी दर्पण दिखाती है। मीडिया की तुलना प्रेस्टिट्यूट से कर दी जाए, इसके लिए उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। अगर क्षमा न मांगे तो प्रधानमंत्री को उन पर निश्चित कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वीके सिंह जी के बयान की कम है। बेमौसम बारिश से बर्बाद किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। कहा 33% नुकसान पर भी मिलेगी अब सरकारी मदद, मुआवजे की रकम भी 50% बढ़ाई गई। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है कि अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण जो आजादी के बाद आज तक इतना बड़ा जंप नहीं लगाया है किसानों को मदद करने में, हम इतना बड़ा जंप इस बार लगा रहे हैं और आज उसको जो मदद करने के सारे पैरामीटर्स हैं उसको अब 1.5 गुना कर दिया जाएगा।
हाल ही में बेमौसम बरसात से कई राज्यों में रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद अलग अलग राज्यों से किसानों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में मुआवजे की रकम को लेकर इस नए ऐलान से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं खरीदने के लिए नियमों में ढील दी गई है। यहां पर बेमौसम बारिश के कारण काफी फसल बर्बाद हो गई है। मोदी सरकार ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के अनुरोध के आधार पर गेहूं खरीद के लिए नियमों में ढील दी है। गेहूं की खरीद के लिए जो मौजूदा नियम हैं, उनके मुताबिक गेहूं का एक तय प्राकृतिक आकार, रंग और चमक होनी चाहिए, लेकिन फसल खराब होने की वजह से इस नियम को पूरी तरह लागू कर पाना मुश्किल है। ऐसे में केंद्र ने नियमों में ढिलाई को मंजूरी दे दी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अभी गेहूं आना बाकी है। दोनों राज्यों से केंद्र सरकार ने अनुरोध किया है कि वो FCI के साथ मिलकर प्रभावित इलाके में गेहूं के नमूने जमा करे और देरी से बचने के लिए क्षेत्रीय FCI लैब में जमा कराकर केंद्र को अपनी रिपोर्ट दे। रिपोर्ट मिलने पर इन राज्यों में भी ढील देने पर विचार हो सकता है। राजस्थान के कोटा से 24 किसानों की मौत की खबर आई है। ऐसा दावा है कि बेमौसम बरसात से बर्बाद हुई फसल के सदमे से इन सब की मौत हुई है। 19 साल के प्रेम शंकर राजस्थान के बूंदी जिले में 70 बीघा जमीन पर खेती करता था। प्रेम शंकर पर 10 लाख रुपए का कर्ज था। उम्मीद कर रहा था कि इस बार फसल बेचकर कुछ अच्छी कमाई कर लेगा, लेकिन बिन मौसम बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। प्रेम शंकर ने पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कम से कम ऐसे 24 किसान हैं जिनकी फसल खराब होने की वजह से या तो सदमे से उनकी मौत हो गई या फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। कोटा में किसान संगठन के सदस्य पिछले 10 दिनों से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। पंजाब में बारिश के बाद हरी सब्जियां हुई महंगी। दूसरी तरफ फसल के नुकसान ने किसानों की आफत बढ़ा दी है। यह है मोहाली की एक सब्जी मंडी। बारिश के बाद यहाँ पर बिक रही लगभग सभी सब्जियां महंगी हो गई हैं। क्योंकि बारिश से फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं, इसलिए सब्जी मंडी में हरी सब्जियों की सप्लाई कम हो गई है। 15 दिन पहले मटर 30 रुपए किलो बिक रहे थे, जो अब 60 रुपए हो गए हैं। प्याज पहले 15 रुपए किलो थे, जो अब 30 रुपए हो गए हैं। फूल गोभी भी 15 से 30 रुपए हो गई है। पंजाब में ही नहीं, बेमौसम बारिश से यूपी के किसानों में भी हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे कारोबारियों के लिए लॉन्च किया मुद्रा बैंक। 10 लाख तक के लोन की मिलेगी सुविधा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में 20,000 करोड़ की पूंजी के साथ जिस मुद्रा बैंक की शुरुआत का ऐलान किया था, उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में लॉन्च कर दिया। मुद्रा बैंक का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रीफाइनेंस एजेंसी। इस बैंक के जरिए छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। मुद्रा बैंक शिशु, किशोर और तरुण नाम से लोन प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपए, किशोर योजना के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि मुद्रा बैंक से देश के करीब 6 करोड़ छोटे और मझोले कारोबारियों को फायदा मिल सकेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए किए हैं अहम ऐलान। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आम आदमी पार्टी में मचे घमासान की। अब पार्टी का लोगो डिजाइन करने वाले ने लोगो ही वापस मांग लिया है। आम आदमी पार्टी के लोगो पर नया विवाद। लखनऊ के सुनील नाम के एक व्यक्ति ने आपका लोगो डिजाइन करने का दावा करते हुए पार्टी को उसका इस्तेमाल बंद करने को कहा। पिछले महीने 1.5 महीने में जो डेवलपमेंट देख रहे हैं इनके जीतने के बाद, वो उससे भी बहुत ज्यादा, हम ही नहीं पूरे दुनिया भर के जो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया, आंदोलन में लगाया, पार्टी में लगाया, वो सब बहुत आहत है। इस लोगों के बैकग्राउंड में आगे बैठ करके उनके जो प्रवक्ता हैं कुटिलता की राजनीति कर रहे हैं। इस विवाद के बारे में पूछे जाने पर आप प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि दान की हुई चीज वापस नहीं मांगी जाती। दान और उपहार में दी हुई चीज हमारी अपनी भारतीय परंपरा है। दे दिया तो दे दिया, अगर मांगेंगे तो वापस भी देंगे। हाल ही में अरविंद केजरीवाल को अपनी वैगन आर गिफ्ट करने वाले व्यक्ति ने भी पार्टी के अंदरूनी कलह से दुखी होकर इस कार को वापस लेने की मांग की थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी ने कहा केजरीवाल के मंत्री दे रहे हैं संरक्षण,
आपने कहा हत्यारों से कोई संबंध नहीं। दिल्ली पुलिस ने आज तुर्कमान गेट रोड केस में मुख्य आरोपी अमीन पहलवान को भी गिरफ्तार कर लिया। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े अमीन पहलवान पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं। इसके साथ ही मामले से जुड़े 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए हैं। जिसका मर्डर हुआ उसका भाई इतने दिन से रोया नहीं था, आज वो मेरे सामने रोया है पहली बार, और उन्होंने कहा है कि उनके होर्डिंग पोस्टर वो यहाँ के मंत्री के साथ रहते हैं। आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। उसके मंत्री को तुरंत इमीडिएटली केजरीवाल साहब को इस्तीफा दिलाना चाहिए। उनके फोटोग्राफ हैं और वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उस परिवार के लोग स्वयं कह रहे हैं कि वहां के मंत्री असीम अहमद ने उनकी मदद की, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी कहां से उनके पास प्रमाण है इस बात का कि वो आप सपोर्टर द्वारा मारा गया व्यक्ति है और उसके परिवार पे वो मिलने जा रहे हैं। ये एक गंभीर मामला है और इस पे हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के बारे में भी विचार करेंगे। रविवार रात तुर्कमान गेट इलाके में मामूली सी टक्कर के बाद कार सवार लोगों ने शाहनवाज नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। शुरू में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया लेखिका शोभा डे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। शाम को मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्में दिखाने के आदेश का विरोध किया था शोभा डे ने। महाराष्ट्र सरकार ने कल से थिएटरों में 6 से 9 का शो मराठी फिल्मों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया था। शोभा डे ने इस आदेश के खिलाफ ट्विटर पर एक टिप्पणी लिखी थी, जिसे शिवसेना ने विधानसभा की भावना के खिलाफ बताते हुए उन्हें विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने का प्रस्ताव पेश किया है। शिवसेना के इस कदम के जवाब में शोभा डे ने फिर से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाकर माफी मांगने को कहा जा रहा है। छोड़िए भी, मुझे महाराष्ट्रियन होने पर गर्व है और मैं मराठी फिल्मों को बेहद पसंद करती हूँ, हमेशा से करती हूँ और करती रहूंगी। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी मल्टीप्लेक्स में शाम के 6 बजे के शो में मराठी फिल्में दिखाना अनिवार्य है। लेखिका शोभा डे की जिस टिप्पणी से नाराज होकर शिवसेना ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है, वो उन्होंने कल ट्विटर पर लिखी थी। शोभा डे ने ट्विटर पर लिखा था, क्या मुंबई के सिनेमा घरों में अब पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा? प्राइम टाइम में मराठी सिनेमा के साथ तो दही मिसल और वड़ा पाव सही रहेगा। मुझे मराठी सिनेमा पसंद है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये मुझे तय करने दीजिए कि मैं मराठी सिनेमा कब और कहां देखूंगी। ये फरमान दादागिरी है। आगे अपने ट्वीट में शोभा डे ने कहा है, देवेंद्र डिक्टेट वाला फडणवीस एक बार फिर सामने है। गौमांस से सिनेमा तक ये वो महाराष्ट्र नहीं है जिसे हम प्यार करते हैं। नको नको, ये सब रोको। छत्तीसगढ़ के जसपुर में पजेरों से कुचलने के आरोपी विक्रमादित्य सिंह जूदेव 2 दिन से फरार। सांसद भाई रणविजय सिंह ने किया पूरे मामले से किनारा। राज परिवार के सदस्य और बीजेपी सांसद रणविजय सिंह जूदेव के भाई विक्रमादित्य सिंह जूदेव पर पजेरो कार से एक निजी स्कूल के संचालक परमेश्वर गुप्ता को कुचलने का आरोप है। परमेश्वर गुप्ता को रांची के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने विक्रमादित्य सिंह जूदेव के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। उस पर 5,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है, लेकिन वारदात के 2 दिन बाद भी विक्रमादित्य सिंह जूदेव की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बीजेपी सांसद रणविजय सिंह का कहना है कि वो पिछले 20 साल से अपने भाई विक्रमादित्य सिंह जूदेव से अलग रह रहे हैं, इसलिए इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। यमन से सुरक्षित निकाले गए भारतीय दिल्ली पहुंचे। पाकिस्तान ने सुरक्षित निकालने में मदद की थी। यमन से दिल्ली पहुंचे ये लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जहाज से भारत लौटे हैं। इन 11 भारतीयों को पाकिस्तानी नौसेना ने अपने जहाज से यमन से निकाला था। इसके बाद ये लोग कराची से विशेष विमान से दिल्ली लाए गए। यमन में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से हालात काफी खराब होने पर इन्हें भारत लाया गया है। भारत लौटने पर इनका स्वागत करने के लिए खुद पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित एयरपोर्ट पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मदद के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्री। सार्क क्षेत्र को पोलियो मुक्त बनाने पर मांगी मदद। सार्क के 7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ये सभी स्वास्थ्य मंत्री सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 5वें सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए हुए हैं। बैठक में इन सभी ने सार्क देशों को पोलियो मुक्त बनाने पर जोर दिया। भारत ने अपनी तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है।
भारत पिछले कुछ सालों से पोलियो मुक्त देशों की श्रेणी में आ चुका है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा एक्सटेंशन और गुड़गांव के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट पर नियमों का उल्लंघन करने की वजह से रोक लगा दी है, जिसकी वजह से घर खरीदने वालों में हड़कंप मच गया है। NH24 से नोएडा एक्सटेंशन के गौड़ चौक तक का इलाका। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा एक्सटेंशन के 2 किलोमीटर के हिस्से में काम पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। इस इलाके में गौड़ बिल्डर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जब भी कोई एरिया नया डेवलप होता है तो वहाँ पे रोड्स बननी है, मिट्टी का काम होना ही है। नोएडा एक्सटेंशन के अलावा गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड से 2 किलोमीटर के दायरे में भी प्रदूषण का हवाला देते हुए काम पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी होने की खबर है। पीटीआई के मुताबिक एनजीटी का कहना है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से इन जगहों पर धूल का गुबार उड़ता है, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है। पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए महानायक अमिताभ बच्चन विशेष समारोह में राष्ट्रपति ने दिया सम्मान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज अमिताभ बच्चन को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इस मौके पर अभिषेक और ऐश्वर्या समेत बच्चन परिवार के तमाम सदस्य भी मौजूद थे। अमिताभ के अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रिंस करीम आगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील के वेणुगोपाल और डी वीरेंद्र हेगड़े को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने कई और महत्वपूर्ण लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब तक आपने जो खबरें देखी उनमें शामिल थी ये 3 खबरें। जनरल वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया मुद्रा बैंक और आप में लोगों को लेकर नया विवाद। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। तेलंगाना के नालगोंडा में 5 विचाराधीन कैदियों के एनकाउंटर पर उठे सवाल, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के वारंगल जेल से हैदराबाद ले जाए जा रहे 5 विचाराधीन कैदियों को नालगोंडा में मुठभेड़ में मार गिराया गया था। पुलिस का दावा था कि कैदी सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार के फॉल्स इनकाउंटर गुजरात पुलिस करती रही है। इसकी तो सीबीआई जांच होना चाहिए। गिल्टी तो अदालत कहेगा, लेकिन इस तरह से हथकड़ी डली हुई और उस पर लोगों को मार दिया गया है, तो हत्या का प्रकरण बनता है। दावा किया गया है कि मारे गए आतंकी तहरीक गलबा इस्लाम नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, जिसने वर्ष 2010 में नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 20 चंदन तस्करों के एनकाउंटर पर गरमाई राजनीति, तमिलनाडु ने की निष्पक्ष जांच की मांग। शेषाचलम के जंगलों में 20 चंदन तस्करों के एनकाउंटर के विरोध में चित्तूर से लेकर चेन्नई तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तमिलनाडु में एनकाउंटर को लेकर जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि मारे गए ज्यादातर लोग तमिलनाडु के ही रहने वाले थे। डीएमके, एमडीएमके और पीएमके ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद चित्तूर के डीएम ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। एक और जहां जिन चंदन तस्करों का एनकाउंटर हुआ है और उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी अस्पताल, उसी विभाग के बाहर कुछ संगठन आके यहाँ पे अपना विरोध जता रहे हैं। ये संगठन यहाँ के स्थानीय एनजीओ है, एपीएससीडब्ल्यू एसोसिएशन है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या मांग है आपकी और आप यहाँ पर क्यों विरोध कर रहे हैं? The government, the head of the institution, the head of the state has given a crucial orders asking the laborers who have entered in the forest to kill them mercilessly. They killed 20 people here. विरोध करने वालों का कहना है कि जिन लोगों का एनकाउंटर किया गया वो न तस्कर थे, वो तो महज वहां पे मजदूर थे और उन्हें ये पता भी नहीं था कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में नर्स से गैंगरेप, पीड़ित नर्स ने आरोपियों में से एक के खिलाफ पहले ही दर्ज कराई थी रेप की धमकी की शिकायत। मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली पीड़ित नर्स के मुताबिक चारों आरोपियों ने पहले तो चलती गाड़ी में उसका गैंगरेप किया और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक चारों आरोपियों में से एक ने उसे रेप की धमकी दी थी और उसने 2 अप्रैल को रामपुर के गंज थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी।
एक्सीडेंट 2 बार कराया था उसने और मुझे मारा भी था। उसने मेरे पर तमंचा भी रखा था। उसने मुझसे कहा था मैं तुझसे निकाह करूँगा, मैं तेरी इज्जत लूट लूँगा, नहीं तो तुझे बेच दूँगा के। तो मैंने पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि जब पीड़ित ने पहले ही पुलिस के पास शिकायत की थी कि उसे बलात्कार की धमकी दी गई है, तो पुलिस ने बलात्कार की धमकी देने वाले को पकड़ने और पीड़ित को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? यूपी के बाराबंकी में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर लगा छात्र को पीटकर मार डालने का आरोप। पहली क्लास में पढ़ता था छात्र। बाराबंकी के बड्डपुर के रहिलामऊ गांव के द्वारिका प्रसाद मेमोरियल एकेडमी में पहली क्लास में पढ़ने वाले 11 साल के शिवा और सुधीर की प्रिंसिपल ललित वर्मा ने पेन की चोरी के शक में पिटाई कर दी। दोनों बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल ले जाने से पहले ही शिवा की मौत हो गई। दूसरा बच्चा अभी भी घायल है और पिटाई के डर से डरा और सहमा हुआ है। पुलिस ने घर वालों के आरोपों के आधार पर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएल सीजन 8 का आगाज हो चुका है और इसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जो उत्सुकता है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम के ठीक बाहर, जहां पर आपको बता दें 9 अप्रैल की रात को भिड़ंत होगी चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच। और इस बीच दक्षिण रेलवे ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है उन लोगों को जो कि रात को मैच देखने के लिए आएंगे। खास तौर पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके लिए आपको बता दें यहाँ पर 12 से 1 बजे के बीच में बीच स्टेशन से लेकर वेलाचेरी स्टेशन के बीच 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी उन लोगों के लिए जो कि मैच देखने आए हैं। 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, 8 और 10 मई को ये ट्रेन खास तौर पर चलाई जाएंगी जो कि 12 से 1 बजे के बीच चलेंगे। ऐसे में वो लोग जो कि देर रात मैच देखने के लिए आते हैं लेकिन उनको ये चिंता सताती है कि घर कैसे जाएंगे, उनको दक्षिण रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। कैमरा पर्सन वेंकटेश पेरुमल के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज चेन्नई। इस बुलेटिन में इतना ही। इन 3 खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। सत्यम घोटाले पर फैसला आएगा और आईपीएल में चेन्नई और दिल्ली का मैच।